हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। ओके, क्लासेस आपकी डेली 4 बजे रहती है संस्कृत की, ध्यान रखिएगा। लिंक के भरोसे मत बैठा करिए कि टेलीग्राम चैनल पर लिंक आएगी तभी हम क्लास को ज्वाइन करेंगे, नहीं, डेली आपकी 4 बजे की क्लास है, शेड्यूल है। ओके, चलिए सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, संस्कृत की कक्षा है आपकी वर्ष 2016 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र आप आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। जो कि आपके 2016 में प्रश्न पूछे गए थे वह सभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक अंत तक देखेंगे तभी आपको क्लास समझ में आएगा, तभी एक एक प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, आपका जो संस्कृत का पेपर है आपका कुल 25 अंक का होता है, 25 अंक का होता है। इसमें आपके 18 प्रश्न होते हैं, जो कि आपके 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न, 6 आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न, 7 आपके लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। 5 आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, 6 आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं, 7 आपके लघुत्तरी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होते हैं। तो इस तरह से आपका 25 का पूर्णांक होता है, 25 नंबर का। ओके, तो आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, 18 प्रश्न आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़िए, देखिएगा, एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझिए। आंसर भी करना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करना है। पहला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, बताइए। जैसे आप मान लीजिए विसर्ग शब्द है, तो विसर्ग में अगर आप विसर्ग में विसर्ग ही लगा दें तो आप किसका क्या पढ़ेंगे? विसर्गा। क्या पढ़ेंगे? विसर्गा। तो आपका हो जाएगा कंठ। ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 2 है आपकी स्क्रीन पर। एकोनचत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है 47, 39, 29, 49। एकोनचत्वारिंशत्, बताइए। तो एकोनचत्वारिंशत् में आपका हो जाएगा 47। ए ऑप्शन आपका आपका 39। एकोनचत्वारिंशत् यानी चत्वारिंशत् 40, एकोन में से एक कम यानी कि आपका होगा 39। वह विकल्प आपका सही है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर। चोर भयम में समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। चोर भयम में समास है, तो चोर भयम में जो समास है वह आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा? ए ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पर। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का, द्वितीया विभक्ति का। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यह होता है आपका पंचमी विभक्ति के साथ। सा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 5 है। अहम बालकम पश्यामि। बालक का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। मया बालका दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, मया बालकम दृश्यति, मया बालका दृश्यति। बताइए, फटाफट से रिप्लाई करिए। तो इसमें आपका जो अहम बालकम पश्यामि का जो कर्मवाच्य होगा वह होगा मया बालका दृश्यते।
यानी कि ए ऑप्शन आ विकल्प सही है। तो दोस्तों ये थे आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जो कि आपके एक नंबर के हैं। 1 नंबर आपको प्राप्त होगा इन प्रश्नों को सॉल्व करने पर। देखिए आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे आंसर देना है इस क्लास के माध्यम से आप ये भी जानेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, वर्गों के पंचम वर्ण यानी कि माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं? जो पंचम वर्ण होते हैं। तो आपको उत्तर डाल के आंसर देना है कि वर्ग के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। बताओ किस क्रमांक के अंतर्गत? अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। तो आप सिर्फ उत्तर डाल के अंतिम क्रमांक ही लिख दें तब भी आपका आंसर सही होगा, 1 नंबर आपको प्राप्त होगा। ओके, बाकी आप समय हो तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। अच्छी राइटिंग में लिखना है, स्पष्ट राइटिंग में। ओके, प्रश्न संख्या 7 है, पितृ शब्द रूप पंचमी विभक्तियों के तीनों रूपों को लिखिए। तीनों वचनों को लिखिए, वचन लिखना है आपको, सॉरी। तो देखिए तीनों वचन आपको उत्तर डाल के लिखना है पितृ शब्द रूप के पंचमी विभक्ति के तीनों वचन। तो हो जाएगा पितु, पितृभ्याम, पितृभ्या। आपको इतना उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर लिखना है। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 8। देखिए समझिएगा, प्रश्न संख्या 8 है, झलाम जसो अंते किस संधि का सूत्र है? उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए उत्तर में आपको लिखना है जसत्व संधि, यानी कि जो झलाम जसो अंते है ये जो है जसत्व संधि का सूत्र है। किसका है? जसत्व संधि का सूत्र है यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जसत्व संधि में आपके क्या है? प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और या, रा, ला, वा में कोई वर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी कि जो वर्ग होता है उसका जो प्रथम वर्ण होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, जो चारों वर्ण होता है चतुर्थ होता है। उसके बाद में आपके ये वर्ण है या, रा, ला, वा, यानी कि ये 4 वर्ण आपके और ये 4 वर्ण, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो यह वर्ण क्या है? तृतीय वर्ण में बदल जाता है, यानी कि तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि आपका उदाहरण में देखिए, दिक धन अम्बरा, दिक धन अम्बरा, तो क्या हो गया? दिगंबरा। तो का जो है का खा गा, का खा गा, का खा गा है ना। तो देखिए का किस में बदल गया? का आपका गा में बदल गया। तीसरा वर्ण का है ना, तृतीय वर्ण, तो आपका क्या हो गया? का जो है गा में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। तो दिक धन अम्बरा यानी कि दिगंबरा। जैसे आपका है जगरधन ईसा, तो आपका हो गया जगदीसा। क्या हो गया? जगदीसा, है ना। तो रा का क्या हो गया? रा का दा में बदल गया, रा जो है दा में बदल गया। तो आपका क्या हो गया? जगदीसा। ये हो गया आपका जसत्व संधि। आपको ऐसे ही परिभाषा लिखनी है और ऐसे ही आपको उदाहरण देने हैं, आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। उत्तर में लिखना है आपको आसम, आस्व, आस्म। ये क्या है? अस धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष है। तो उत्तर डाल के आपको सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है, अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। तो अभी का हो गया अभिमाना, अमिता, अभिज्ञानम, अभिमुखम। ये क्या है? अभी उपसर्ग लगाए हैं। देखिए अभी, 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 तो अभिमानामिता, अभिज्ञानम, अभिमुखम, ये चारों शब्द हो गए अभी उपसर्ग लगाकर।
अच्छा ये अमित गलत है, अमित गलत है। अभ्योदय कर लीजिए, अभ्योदय, अभ्योदय ना, अभिमान, अच्छा अभिकार, एक शब्द आप लोग बता दीजिए कमेंट में, ओके। ये 3 शब्द हैं अभी के। इसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है, पश्यन शब्द में धातु एवं रूप लिखिए। पश्यन यानी कि देखना, पश्य उत्तर में लिखना है आपको, पश्य धातु क्षत्रि प्रत्यय कौन सा है? पश्य धातु में आपका क्या है? पश्यन शब्द में आपका धातु है पश्य धातु, प्रत्यय है आपका क्षत्रि प्रत्यय। तो क्या हो गया आपका? उत्तर डाल के आपको ऐसे लिखना है। तो दोस्तों ये आपके 6 प्रश्न हो गए 1-1 नंबर के, जो आपको 1-1 नंबर दिलाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि आपके 2 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के। देखिए एक एक प्रश्नों को समझिएगा अच्छी तरीके से। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास, इसके कितने भेद होते हैं? तो आपको 2 नंबर प्राप्त करना है। तो कैसे लिखना है आपको? देखिए उत्तर डाल के लिखना है द्वंद्व समास। इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी कि जो पहला पद है और जो दूसरा पद है, दोनों पद क्या है? समान होते हैं। दोनों पदों के संबंध जोड़ने के लिए चा का प्रयोग किया जाता है। जैसे पितरो यानी कि माता व पिता, माता व पिता चा, माता व पिता चा। राम कृष्णो तो रामश्च कृष्णश्च। ये क्या है? आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसके बाद पूछा है द्वंद्व समास के भेद। तो द्वंद्व समास के भेद जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, ये 3 भेद आपके होते हैं द्वंद्व समास के। 2 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, देखिएगा 13 है, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताइए। तो यह आपको श्लोक दिया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना तनम न खादन पी जीवनामा तद भागदेयम परम पशूनाम। ये आपका श्लोक है। इसका अर्थ लिखना है। देखिए समझिएगा इसका अर्थ। इसका अर्थ है, अर्थ डाल के लिखना है आपको उत्तर पुस्तिका में, कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत, जो कि आपका साहित्य संगीतम यानी कला विहीना, तो साहित्य संगीत, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, विहीना यानी कि रहित है, वह पूंछ और सींगों के बिना साक्षात पशु के समान है। किसके? पशु के समान है ना। ऐसा व्यक्ति चारा ना खाते हुए भी इस पृथ्वी पर जीवन धारण करता है। इस श्लोक का यह आपका अर्थ है, जो 2 नंबर आपको प्राप्त कराएगा। क्या? जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहते हैं, वह पूंछ और सींगों के बिना साक्षात पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति चारा ना खाते हुए भी इस पृथ्वी पर जीवन धारण करता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 14, संस्कृत भाषा का संस्कृत में 4 वाक्य लिखिए। देखिए उत्तर डालना है आपका संस्कृत भाषा का। तो भारतीयता, तो ये आपकी साधकम संस्कृत का वाक्य है। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञानपुंज परमादर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। ये आपके संस्कृत भाषा पर जो 4 वाक्य हैं। ओके। इसके बाद में प्रश्न संख्या 15 देखिए, 2 नंबर के प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। प्रश्न संख्या 15 है, संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जा सकता है?
है ना। तो देखिए इसको मैं बताए दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। जो संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधनों का जो प्रयोग होता है उसको देखिए, इसको आप अपने मन से लिख लीजिएगा। ओके, ऐसे आप चाहे श्यामपट से लिख लीजिए। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है, जो साधनों से किया जाता है, वह हो गया आपका श्यामपट। देखिए मैं लिख देता हूँ, क्या होगा, एक तो आपका हो गया श्यामपट, एक आपका हो गया मानचित्र, है ना, एक आपका हो गया चार्ट, एक आपका हो गया चित्र। तो आप इनके विषय में एक एक लाइनें, दो दो लाइनें लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ओके, प्रश्न संख्या 16 देखिए, 16 पढ़ लीजिए। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने का क्या नियम है, उदाहरण सहित समझाइए। समझिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है। अगर आपकी परीक्षा में आ गया तो आपको 2 नंबर प्राप्त करने हैं इसके। तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने का नियम बताया है। उत्तर डाल के लिखना है आपको कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय प्रथमांत यानी प्रथम और अंत की कर्ता में तृतीया विभक्ति लगना चाहिए तथा द्वितीयांत कर्म में प्रथमा विभक्ति लगना चाहिए। यानी कि प्रथम क्या है, कर्ता में तृतीया, कर्ता में तृतीया और द्वितीया में आपका कर्म प्रथमा होना चाहिए। कैसे समझिएगा, जैसे आपका देवदत्ता ग्रामम गच्छति, है ना, तो आपका जो प्रथम है कर्ता, जैसे देवदत्त है, इसका तृतीया क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा देवदत्तेन। क्या होगा, देवदत्तेन ग्रामम, यानी कि द्वितीय कर्म जो गच्छति यानी कि जाता है ना, द्वितीय कर्म हो गया, जाता है क्या है, कर्म है, तो ये आपकी प्रथमा विभक्ति हो गई। क्या हो गई, क्या हो जाए, गच्छते, प्रथमा विभक्ति हो गई। इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य है सीता ग्रंथम पठति, तो सीता का तृतीया हो जाएगा प्रथमा। देखिए प्रथमा कर्ता में तृतीया, तो तृतीया हो गया सीतया, ग्रंथम द्वितीय कर्म में क्या है प्रथमा, तो पठ्यते, क्या हो गया, पठ्यते। इस तरह से देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए प्रथमांत कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया आत्मनेपदी लगाना चाहिए। जैसे जो प्रथमा करता है उसमें तृतीया हो जाएगा और जो क्रिया है वह आत्मनेपदी हो जाएगी। तो देखिएगा कैसे, जैसे कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य, देवदत्त हसति, ये क्या है आपका कर्तृवाच्य है, क्या है, कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में आपका होगा देवदत्तेन हसते, देवदत्त हंसता है। शिशु रोदती, शिशुना रोदते, ये आपका कर्मवाच्य, ये आपका कर्तृवाच्य। ओके, चलिए अब प्रश्न संख्या 17 देखिए, 17 देखिएगा। 17 है षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति क्यों नहीं मानी जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। षष्ठी से उत्तर डाल के लिखना है आपको। ठीक है, ऐसे सूत्र का अर्थ है कि जो बात और विभक्ति से नहीं बताई जा सकती है उसको बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होती है। वे बातें संबंध विशेष हैं जहाँ स्वामी तथा भृत्य, जन्म तथा जनक, कार्य तथा कारण इत्यादि संबंध दिखाए जाते हैं, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे आपका है राज्ञा पुरुषा, तो क्या है, राजा का पुरुष, षष्ठी विभक्ति है राजा का पुरुष। यहाँ पर राजा क्या है, राजा एक स्वामी है, पुरुष एक क्या है, भृत्य है, पुरुष एक क्या है, भृत्य है। इस स्वामी तथा भृत्य का संबंध
दिखाने के लिए राज्ञा में षष्ठी विभक्ति होगी। राज्ञा में क्या है, आपकी षष्ठी विभक्ति है। समझ रहे हैं ना, अच्छी बात। चलिए आगे देखिए, एक एक बातों को समझते चलिए, है ना, प्रश्न के साथ ही। दूसरा देखिए, बालकस्य माता। बालकस्य माता यानी कि बालक की माँ या बालक की माता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बालक जन्य है, अर्थात पैदा होने वाला है। बालक क्या है, पैदा होने वाला है। और माता जननी अर्थात पैदा करने वाली है। बालक पैदा होने वाला है, माता जो है पैदा करने वाली है। एवं इसमें जन्य जनक संबंध है। क्या है, जन्य जनक संबंध है। जैसे बालक जो है वह क्या है, जन्य है। क्या है, जन्य है। माता क्या है, एक जननी है या जनक है, पिता ही होता है ना, समझ। और इसी को दिखाने के लिए बालकस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति लगती है। बालकस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति लगी है। ये देखिए, आप बालकस्य माता, तो बालकस्य में आपका क्या है, षष्ठी विभक्ति हुई है। जब हेतु शब्द के साथ किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम और हेतु शब्द दोनों में तृतीया, पंचमी या षष्ठी होती है। दोनों में क्या है, तृतीया विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे देखिए, इसके भी उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जरूर समझ लीजिएगा। कस्य हेतु अन्नवसतिया, कस्मात् हेतु अन्नवसतिया, केन हेतुना अन्नवसति। यानी इसका अर्थ है किस लिए यहाँ टिका है। इन तीनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि तृतीया, पंचमी, षष्ठी विभक्ति है इस वाक्य की। समझिएगा, यहाँ पर किम शब्द क्या है, सर्वनाम है। किम शब्द क्या है, सर्वनाम। इसलिए कस्य में षष्ठी विभक्ति, कस्य में षष्ठी विभक्ति। केन में आपका तृतीया विभक्ति, केन में तृतीया विभक्ति, कस्य में षष्ठी। इसके बाद कस्मात में आपकी पंचमी विभक्ति। समझ में आया। देखिए, कस्य में आपका क्या है, षष्ठी विभक्ति है। कस्मात में आपकी पंचमी विभक्ति है। केन में आपकी षष्ठी विभक्ति है ना। तो ये आपका षष्ठी विभक्ति से संबंधित हो गया। अब इसके बाद में आते हैं, आपको देखिए इतना मैंने समझा दिया है, बाकी आपको इतना नहीं लिखना है बेटा। आपको लिखना है षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति क्यों नहीं मानी गई, उदाहरण से लिखिए। इसलिए आप इसको सिर्फ इतना ही लिख लीजिए। ओके, बस यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए बस। अब आइए वाक्य पर। देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैंने आप सभी को संस्कृत में हिंदी में संस्कृत वाक्य बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। जो भी साथी नए हैं, जिन्होंने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, वह प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैंने पढ़ा दी हैं। ओके, देखिए पहला वाक्य है आपका, 4 वाक्य दिए हैं जो कि आपके 2 नंबर के हैं। पहला वाक्य है का, वह पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता है। वह यानी कि सा पढ़ने के लिए, तो पठनाय, प्रयाग में या प्रयागे रहता है तो निवसति, तो सा पठनाय प्रयागे निवसति। दूसरा वाक्य है, विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। तो आपका हो जाएगा, देखिए विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं, तो विद्यालय का विद्यालय ही रहेगा, चारों ओर यानी कि परिता, आम के वृक्ष, आम के यानी कि निम्बासो का वृक्ष, तो वृक्षा अस्ति, विद्यालय परिता निम्बाशोक वृक्षा अस्ति। आम का हो जाएगा, चाहे आप आम्रम लिख दीजिए, आम्रम, क्या लिखेंगे, आम्रम।
विद्यालय परिता आम्रम वृक्षा अस्ति। गा देखिए, भगवान वासुदेव को नमस्कार है। भगवान वासुदेव को नमस्कार है। तो गा देखिए, भगवाना आपका हो जाएगा। देखिए, भगवाना वासुदेवे नमः। भगवान वासुदेव को नमस्कार है। घा है, वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है। तो घा आपका हो जाएगा, वाराणसी गंगा तटे विराजमाना अस्ति। यानी कि वाराणसी गंगा के गंगाए तट पर तटे स्थित है, तो विराजमाना अस्ति। ये हो गए आपके 4 वाक्य जो कि आपको 2 नंबर दिलाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो इस तरह से आपने आज की कक्षा में 18 प्रश्नों को किया जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में। बाकी मैंने सभी पेपर को सॉल्व करा दिया है, सभी का संपूर्ण हल कराया है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्लासेस फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी पेपर मिल जाएंगे किसी भी सेमेस्टर के हों। ओके, ऑल सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर सभी को फॉलो कर सकते हैं। ओके, ऐसी ही क्लासेस को डेली पढ़ने के लिए आप क्लास को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसे ही प्रश्न पत्र पढ़ने हैं। और क्लास के बाद में आप सभी कमेंट ज़रूर कर दें। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा के साथ।